मुलाकात, और खास मुलाकात में मेरे साथ है आज डॉक्टर रितिका श्रीमाली। डॉक्टर रितिका श्रीमाली अभी सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ा रही है। दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जब कृषि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट के हवाले होगा, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रितिका से आपको मैं परिचय कराता हूँ। डॉक्टर रितिका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसमें एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, वहां से इन्होंने एमए एमफिल किया है। उसके बाद उन्होंने पीएचडी यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा से किया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैपिटल एंड स्टेट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये उनके शोध का पीएचडी का विषय रहा है। ये किताब अभी मार्केट में आई है, सबसे लेटेस्ट है इस विषय पर, और ये पेलग्रिफ मैकमिलन से प्रकाशित हुई है। और जहां तक मेरा नॉलेज और मेरी रीच पहुंचती है, मुझे लगता है कि भारत के एग्रीकल्चर पे इस तरह की जो किताब आई है, मुझे लगता है सबसे महंगी किताब है। आप अमेजन पे जाकर देखेंगे 22,000 से ज्यादा रुपए ये किताब है। और मुझे उम्मीद है कि इस किताब में जो सूचनाएं है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बेशकीमती है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए, सबके लिए ये बेशकीमती है। रितिका से जानने की कोशिश करेंगे कई सवाल मेरे जहन में। आप जान रहे हैं कि पिछले साल भर से किसान जो 3 लॉ आया है कृषि को लेकर, उसपे धरने पे है। कई प्रोटेस्ट में मैं खुद गया हूँ, वहां मैंने भाषण दिया है और कई एपिसोड्स मैंने बनाए फार्मर को लेकर, उनके प्रोटेस्ट को लेकर। और मैं ये साल भर से इंतजार कर रहा था कि इसको विस्तार से कैसे जाने, कैसे समझे, और खुद भी समझे, और अंबेडकर नामा के जितने साथी हैं उनको भी बताएं, उनको भी समझाएं कि वाकई ये मसला क्या है, किसको समझा कैसे जाए कि जो पूंजी का रिश्ता स्टेट के साथ है, या फिर जो कॉर्पोरेट घराने को जब कृषि दे दी जाएगी, या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने भारत के कृषि के जगत में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, ये जो सफर है, क्या खोया क्या पाया, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस, क्या फ्यूचर है, तमाम सब मेरे जहन में वो सवाल है। और ये सब बात करने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि जिस समय रितिका ने इस टॉपिक का चुनाव किया था 2007 या 8, अगर मैं सही में यादाश्त है तो, उस समय यूपीए की सरकार थी और कहीं उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर या कॉर्पोरेट और एग्रीकल्चर के रिश्तों को लेकर या कैपिटल और स्टेट और एग्रीकल्चर के रिश्तों को लेकर कभी वो चर्चा उस समय नहीं थी। उस समय रितिका ने टॉपिक का चुनाव किया था और कनाडा गई थी पीएचडी करने, और अब उनकी किताब बाजार में आ गई, सबसे महंगी है। मैंने तो कवर देखा है और कंटेंट भी मेरे पास है, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि रितिका से भी समझूं। रितिका, आपका स्वागत है अंबेडकर नामा में, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रतन, मुझे अंबेडकर नामा पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने देखा अंबेडकर नामा कोई एपिसोड? जी, मैंने यंगडे साहब का जो एक अंबेडकर नामा का सेशन था, वो मैंने देखा था। अच्छा। और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैं उनकी किताबें काफ़ी रेगुलरली देख भी रही हूँ और मैं उनके वीडियोज़ काफ़ी चेक करती रहती हूँ। तो मुझे वो बहुत ही सुलझे हुए और इतने क्लियरली वो चीज़ों को बताते हैं, तो वो मैं डेफ़िनेटली मैंने देखा था। और बाकी भी अभी जो लास्ट आपने जो एक डाला था सीआईए पे, वो भी मैंने देखा था। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो शुक्रिया। कांग्रेचुलेशंस। चलिए, तो सीधा चलते हैं आपके पास और सीधे काम की बात पर, आपकी किताब पर चर्चा। ये बताइए कि 2007 और 8, जी, आप उस समय स्टूडेंट थी और जी, उस समय इस टॉपिक पे चर्चा नहीं थी। जी। आपके ज़हन में ये बात कैसे आई? तो जब मैं आई कनाडा पीएचडी करने के लिए, तो एक अलग टॉपिक के साथ काम करने के लिए आई थी। उस टाइम में मैं दिल्ली से आई थी और मैं शहर पे काफ़ी काम
करती थी पहले एमए एमफिल में। तो जब मैं पीएचडी के लिए टॉपिक पे काम कर रही थी तो मेरे सुपरवाइजर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शहर पर ही क्यों रिसर्च करनी है? तो मैंने कहा कि शहर में रहती हूँ, कन्वीनिएंट है मेरे लिए काम करना। तो बोले कि वो रिसर्च का टॉपिक होना नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा कुछ टॉपिक चाहिए जो तुम्हें कम से कम 60 से 10 साल तक तुम उस पे काम कर सको। तो और सोचो और किस चीज़ पे काम करनी है। तो फिर मैंने थोड़ा फिर से साथ में मिलके वो फ्रंटलाइन मैगज़ीन काफ़ी रेगुलरली देखनी शुरू करी और मैंने और इंडिया के न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स, ये तो पता था कि मुझे इंडिया पर ही काम करना है। और फिर मैं इश्यू देखने लगी किस तरीके के इश्यूज़ बात हो रही है मैगज़ीन्स में। और आर्टिकल दर आर्टिकल, इश्यू पर इश्यू हमेशा जो है वो फार्मर सुसाइड या बीटी कॉटन से रिलेटेड इश्यूज और एग्रीकल्चर पे इतने सारे इश्यूज मैंने पढ़े कि मुझे लगा कि इस पे मुझे मेरा दिल तो दहलता है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने कभी उस एरिया में कभी काम नहीं किया, मैं कभी ऐसे गाँव गई नहीं हूँ। तो क्यों ना इस पे कुछ काम शुरुआत किया जाए। और फिर धीरे-धीरे देखा कि बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात हो रही है, लेकिन बहुत ही अलग-अलग इंस्टेंसेस में कि बीटी कॉटन में कंपनी आ गई है और कुछ और बड़ी कंपनियों के बारे में बात हुई। तो मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने एक आर्टिकल कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे पढ़ा कि पेप्सी ने कुछ एक ट्राई किया था पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा चलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझने की कोशिश करते हैं, है क्या चीज़? इसमें कुछ टॉपिक है भी कि बस हम एक इंस्टेंस से और बात खत्म हो गई है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रिलिमिनरी फील्ड वर्क करा 2007 में पंजाब में जाके, जस्ट टू सी कि इसमें स्कोप है कुछ करने का कि नहीं है, कि वन ऑफ इंस्टेंसेस एक मैंने पढ़ा है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, मतलब अगर ये वन ऑफ इंस्टेंस है तो मुझे शायद 1-2 किसान ही मिलते जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और आगे आगे और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। लेकिन मैंने 3 सवाल पूछे कि आपने ये पिछले साल किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ, किया था। क्या आप इस साल किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं? हाँ, हैं। आपको फ़ायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट में जाएँगे? हाँ, जाएँगे अगर फ़ायदा हुआ। तो मुझे इन तीनों में जब मुझे हाँ सब जगह सुनाई दिया तो मैंने कहा तो ये अभी जाता हुआ तो नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे कितना इसमें आगे स्कोप रहता है। तो बस वहीं से फिर मैंने बात करनी शुरू करी और मतलब एक को मिला, फिर दूसरे से मिला, फिर कम से कम मुझे ऑलमोस्ट एक ही गाँव में जो है 4-5 किसान मिल गए जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करते-करते मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ सोचा-समझा जा सकता है। खेती और कॉर्पोरेट कैपिटल का क्या रिलेशन है, उसके बारे में समझा जा सकता है। और बस तो वहीं से फिर शुरुआत हुई काम करने की। तो आपके सुपरवाइजर मान गए? मेरे सुपरवाइज़र बोले कि अच्छा चलो देखते हैं कितना आगे जाता है ये, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कितना आगे जाता है। बट फिर आई थिंक उनको तो पहले से शायद पता था कि आगे क्या होगा, बट उन्होंने मुझे अच्छा। ज़्यादा पुश नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, जितना बढ़ सकते हैं मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें जो पढ़ना है, जो समझना है। तो तो उस तरीके से शुरुआत हुई और मैंने तभी जो है सबसे पहले कैपिटल वॉल्यूम 1 पढ़ी थी उसी पहले 2 साल में और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मार्क्स की थ्योरी क्या इंडिया में अप्लाई कर सकती हूँ, ये सोच के मैं गई थी। और मुझे लगा कि कुछ इंस्टेंसेस हैं, पर मैंने कहा चलो पहले और समझ लूँ चीज़ों को, फिर आगे फिर से फील्ड में तो जाना ही है, तो फिर समझूँगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस इस सेंस में रहा कि अम, मार्क्स की थ्योरी को चैलेंज करने को मिला, जो नए कंटेम्परेरी मार्क्सिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनको चैलेंज करने को मिला, क्योंकि जो हाँ। मैंने पढ़ा था और जब मैं फील्ड में जाती थी, तो मुझे काफ़ी अंतर दिखता था कि हुँ। मान लें जैसे बात बहुत होती थी कि फार्मर जो है वो बेदखल हो रहा है अपनी ज़मीन से या बड़ी कैपिटल आ रहा है। तो मैंने कहा ज़रूर मैं जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाऊँगी, फार्मर बेदखल हो रहा होगा, वो रो रहे होंगे। और जब मैं फील्ड में गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये जो बेदखली की बात है, तो वो मेरे फील्ड में तो अप्लाई नहीं कर रही है, तो क्या मामला क्या है? फिर उसको समझते-समझते जो है मुझे लगा कि जो जैसे डेविड हार्वी का जो कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन, कि कैपिटल को अगर
चीज़ों प्रॉफ़िट कमाना है तो उनको लोगों को ज़मीन से हटाना ही होगा, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो ज़मीन का मामला है। तो वो मैंने देखा कि ज़मीन का मामला नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है कंपनियाँ ज़मीन नहीं चाहती हैं। उनको सिर्फ़ उस ज़मीन से निकलता हुआ प्रॉफ़िट चाहिए और उनको कैसे भी मिल जाए वो प्रॉफ़िट। और इस केस में जो है वो एकदम डिस्पोज़ेशन का ऑपोज़िट ही हो रहा है कि वो उसको बोल रहे हैं कि ये कंसोलिडेटेड फार्मिंग है, वो उसको कम्युनिटी फार्मिंग के नाम पे भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक साथ मिलके कर रहे हैं। सवाल पे अभी आएँगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और अम्बेडकरनामा में टाइम लिमिट नहीं होता है। जी, वो जी, आप जी। आप कह सकती हैं, ये आपका चैनल है। जी, जी। एक बात बताइए, जो अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा के आस-पास पंजाब, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पेजेंट जो मूवमेंट है, जो फार्मर प्रोटेस्ट है, वो जी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के आस-पास ही है, दिल्ली के आस-पास वाले इलाकों में। जी। आपकी जो किताब है, आपकी जो थीसिस है और किताब है, वो किस रीजन स्पेसिफिक है? आपने आंकड़े जो लिए हैं, डेटा लिए हैं, किस रीजन से? रीजन तो मोस्टली पंजाब से लिया है मैंने। नॉर्दर्न अच्छा, यूपी, नॉर्दर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सारा डेटा है, और फील्ड वर्क जो है वो मेरा पंजाब में ही हुआ था। तो हुँ, डेटा जो है वो पंजाब स्पेसिफिक डेटा है। हुँ, लेकिन जो मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ, वो हुँ, मेरा ऐसा मानना है कि वो आर्ग्यूमेंट्स पूरे देश के लिए वैलिड हो जाते हैं। हाँ, राइट, और राइट। मतलब विश्व लेवल पे भी आप उन आर्ग्यूमेंट्स को पुश कर सकते हैं। लेकिन डेटा जो है वो मैंने पंजाब एक केस स्टडी है, मगर पंजाब के थ्रू मैं बाकी पूरे खेती के बारे में भी बात करती हूँ। नहीं, नहीं, तो पंजाब आपका लैब हुआ, उससे जो कन्क्लूजन आएगा वो एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, चलिए, तो ये शुरुआती परिचय के साथ मैं सीधा अब आता हूँ सवाल पर, जी, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसमें बहस है और पंजाब के किसान ही सबसे ज़्यादा आंदोलित जी। है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? इसमें होता क्या है? तो 2 परिभाषाएँ हैं। एक वो की जो कि काफ़ी पॉपुलर परिभाषा है, जो कि वर्ल्ड बैंक और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन जो उसको प्रमोट कर रही हैं। तो उनका ये कहना है कि फार्मर के पास में मार्केट नहीं है, हुँ, जिसमें कि वो अपना सामान बेचे। उनको कोई श्योरिटी नहीं है कि उनको कितना इनकम मिलेगा, और कंपनी को जो है वो एक सही तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए जो कि वो अपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो तरीका है जिसमें कि एक कंपनी, मैं एग्ज़ाम्पल इस समय पेप्सी का लेती हूँ सिर्फ, एक कंपनी पेप्सी जिसको अपने कंज्यूमर्स को चिप्स देने हैं, हुँ, उनको चाहिए कि सही तरीके का आलू उनको मिले, जो कि साइज़ एकदम सही हो ताकि उसमें वेस्टेज ना हो। शुगर कंटेंट इतना हो कि चिप्स जो है वो सही तरीके से क्रिस्पी बने, वो काले ना पड़े, उनका रंग साफ रहे। और तो वो अगर उनको वैसा एक आलू चाहिए तो वो एक एक स्पेसिफिक तरीके का सीड्स जो है, बीज जो है वो फार्मर को देंगे। फार्मर उनकी बताई हुई पद्धतियों को फ़ॉलो करते हुए आलू उगाएँगे, और फिर सीज़न खत्म होने के बाद में वो आलू उनको एक फ़िक्स्ड रेट पे उनको रिटर्न कर दिया, उनको कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ये एक बाय बैक स्ट्रैटेजी है कंपनी की, कंपनी और फार्मर के बीच की बात है। ये तो पॉपुलर है, और इसमें सबका फ़ायदा है, ऐसा बोलते हैं कि कंपनी भी खुश है, फार्मर भी खुश है। जो मैंने समझा इस शोध के दौरान वो ये है कि ये सिर्फ़ ये 2 लोगों के बीच की बात नहीं है। इस प्रोसेस में है तो ये आलू उगाने का तरीका, लेकिन बहुत सारी और तरीके की कंपनियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अगर पेप्सी को चाहिए कि हमें एक सर्टेन तरीके का आलू निकाला जाए, तो वो जो है, वो एक वो बीज की कंपनी को बोलेंगे, सिंजेंटा को बोलेंगे, मुझे ऐसा आलू चाहिए, किस तरीके का बीज सही रहेगा? क्या तुम मेरे लिए बीज बना सकते हो? तो वो सिंजेंटा बोलेगा, ठीक है, हम तुमको बीज बना के देंगे, इतने पैसे का बीज बनेगा। फिर वो ड्यूपॉन्ट या बायर के पास जाएँगे, मुझे चाहिए कि ये आलू जो है वो बिल्कुल कीड़ा ना लगे, मुझे चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स ना हो, क्या तुम सही केमिकल्स रिकमेंड करोगे हमको? तो वो बोलेंगे, हाँ, अगर तुम हमारा ये वाला केमिकल यूज़ करोगे, तो तुमको सही आलू मिलेगा। फिर वो बैंक के पास जाएँगे। बैंक बोलेगा कि देखो, सरकार ने हमें बोला हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करने के लिए।
अब किसान को तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि किसान तो बोलेगा फसल खराब हो गई है, मैं उनको पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि तुम खेती में घुस रहे हो, तो मैं तुम्हारी बैलेंस शीट से वाकिफ हूँ। तो मैं तुमको पैसा देता हूँ, पेप्सी को। तुम लोग जो है औरों को, तुम्हें सीड को देना है पैसा, सीड कंपनी को पैसा देना है, तुम उनको पैसा दे दो, तुम केमिकल वालों को देना है, उनको पैसे दे दो। मुझे साल के आखिर में पैसा तुमसे मिल जाना चाहिए। तो पेप्सी कहता है ठीक है, तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। तो ऐसे करके ये बीज बेचने की कंपनी, केमिकल बेचने की कंपनी, ये लोन देने की कंपनियां, बैंक्स, ये सब मिल जाते हैं और फिर वो किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ये हमारा बीज, हमारी पद्धति, हमारे कहने के मुताबिक तुम ये उगाओगे, तो ये गारंटी देते हैं कि तुम जो हो, ये 1 एकड़ के जमीन से तुम 4 क्विंटल आलू निकाल पाओगे, और उस 4 क्विंटल का आलू का जो रेट है वो हम ₹2.5 क्विंटल के हिसाब से बेचेंगे, या जो भी ₹2.5 के हिसाब से बेचेंगे। तो ये बताओ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में आना है कि नहीं आना है। तो ये जो बड़े किसान हैं वो कहते हैं कि भाई हमने देखा हुआ है कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में ये महंगी इनपुट होने से हमको तकलीफें हुई हैं। हम सिर्फ इस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस समय हम तुमको सिर्फ 1 एकड़ लैंड देंगे, उस पे हम ट्राई करते हैं, एंड देन लेट्स सी अगले साल क्या होता है। फिर अगले साल उनको फायदा है तो 2 एकड़, 3 एकड़, इस तरीके से करके वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट मोड में ये कर रहे हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नई परिभाषा के हिसाब से इतना समझ आया है कि सब कंपनियां मिलकर आती हैं, फार्मर के पास में जाती हैं, और ये सब मिलके एक नए तरीके से कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, और जिससे इन सबको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मेरे जो मुझे समझ में आया कि इट इज नॉट बिटवीन द टू पार्टीज, देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, है ना, कई लेयर्स है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो किसानों के साथ जो एग्रीमेंट होगा, जी, इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू अनइक्वल्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अनइक्वल तो है इस समय। अगर आप, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि हम बहुत खुश हैं, हमें हमें फायदा हो रहा है, और मैं मानती हूँ उनको फायदा हो रहा है। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि मान लीजिए कि कोई एक और पिछले सालों में 2019 में एक ऐसा केस हुआ जिसमें पेप्सी ने 4 गुजराती आलू उगाने वाले फार्मर्स को सू कर दिया। उन्होंने ये बोला कि तुमने हमारे बोले बिना, हमें बताए बिना तुमने हमारा बीज यूज करके आलू उगा दिया है, ये तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया है, हम तुमको 1.5 करोड़ का उस पे लीगल केस ठोक देते हैं। अब लीगल केस तो हो गया, तो ऑब्वियसली सडनली पावर इक्वेशन इम्बैलेंस हो गया है कि पेप्सी ने 4 किसान को कर दिया। इवन दो वो 4 किसान बहुत रईस होंगे, लेकिन पेप्सी के कंपैरिजन में उनका कोई रिलेशन है नहीं। तो मुद्दा बड़ा बन गया। तो उस पॉइंट पे तो आई थिंक उनको सिर्फ ये बताना था और ये जताना था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, और जिसको जो सबक सीखना था इस पूरे प्रोसेस में सीख लिया है। लेकिन अनइक्वल है, और अगर फार्मर चाहे नए लॉज के थ्रू वो अगर किसी रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी जाना चाहता है, जो कि वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए लॉज में, तो इवेंचुअली हम सभी को पता है कि इंडियन लीगल सिस्टम में कितना मुश्किल है, आपको कुछ भी सुनवाई करने के लिए कितने साल लग जाते हैं। तो किसान की तो बाद में तो हालत खराब होनी ही है, पर हाँ, वो आने वाले सालों में और क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस। नहीं, तो वो जो बात समझ में आ रही, जो 3 कानून आया भारत में, हम लोग उसके विरोध में खड़े थे। जो बात समझ में आ रही थी कि आप जो है स्टेट भी कैपिटलिस्ट के साथ खड़ा रहेगा वहां पर, कोई कचहरी में केस होगा तो जाहिर है ब्यूरोक्रेट भी स्टेट और कैपिटलिस्ट के साथ ही खड़ा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कुल मिला के अभी जो सब जो बात दिख रहा है कि 100 जी, रुपए के बदले 300 रुपए आपको दिख रहे हैं। जैसे जी, जब अपार्टमेंट बन रहे थे दिल्ली के आसपास और जमीन जी, जब बेची जा रही थी, तो लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे थे। दादरी तक अब चला गया पूरा अपार्टमेंट कल्चर, और गुड़गांव और तमाम जगहों पे। जी, तो उस जी, समय जी, लोग समझ रहे थे कि ये खेत बेच के हम करोड़पति हो गए, लेकिन जी, पैसे तो खर्च होने हैं। सही जब बात खर्च है। हो गए तो वहीं पे लोग अब किसी और हालत में है। जी, तो बिल्कुल। मुझे जो समझ में आ रहा है कि इसमें जो 3 कांड मैंने थोड़ा सा पढ़ा था वो, कि अल्टीमेटली जो लूजर है
लॉन्ग टर्म में, वो किसान ही होगा। जी, जी। अच्छा, एक कॉर्पोरेट वाला जो आपने लिखा है, किताब का जो टाइटल है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जी, ये प्रोसेस, इसका जेनेसिस कब से है? और कुछ पॉकेट्स में एक्सपेरिमेंट पहले से हो रहे होंगे, मुझे लगता जी, 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 है। ये जी। अभी नहीं आया है, 1 साल पहले नहीं आया है ये। नहीं, तो बिल्कुल इसका नहीं। क्या है और इसका इसका कैसे क्या रिश्ता है पॉलिटिकल पार्टी से भी? जी, स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ है। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। तो चलती रहती है, लेकिन स्टेट का जो नेचर है, वो मोर और जी। लेस एक तरह का। जी। बात है। तो इसमें मैंने कॉर्पोरेटाइजेशन को जो मैंने जिस तरीके से इसको बात करी है, वो एक प्रक्रिया के तौर पे ही मैंने बात करी है। तो इसमें मैं जो मेरा एक चैप्टर मैंने स्टेट पे लिखा है, उसमें मैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आने शुरू हुए थे, तब से लेकर अब तक सरकारें, जैसे आपने बोला कि सरकारें बदल रही हैं हर 5-5 साल में, लेकिन जो राज्य का जो वर्गीकरण जो है, जो स्टेट का जो क्लास कैरेक्टर है, वो नहीं बदला है। तो कांग्रेस के टाइम में टाटा बिरला थे, अब बीजेपी के टाइम में अडानी और अंबानी हो गए हैं। तो अगर हम देखें कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे, जैसे शुरुआती सालों में इंडिया जब डेवलपिंग कॉन्टेक्स्ट में था कि अभी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, अब उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएँगे, तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी की हमें ज़रूरत है। अब हमें औरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमारे पास कहाँ से खाना आएगा, हम खुद अपना खाना उगाएँगे। तो वो उनकी जो फूड सिक्योरिटी की डेफिनिशन है, वो शुरुआती सालों में बहुत ही फूड ग्रेन डिपेंडेंट है कि हमें सिर्फ अनाज उगाना है। जैसे-जैसे उसको लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन में कि अच्छा अब अनाज हो गया है हमारे पास में, अच्छा अब हम और क्या ऐड कर सकते हैं? चलो अब थोड़ा हॉर्टिकल्चर ऐड कर देते हैं कि चलो अब सब्जियाँ भी आनी चाहिए हमारे पास में। फिर वो बोलते हैं अभी दूध वगैरह भी हमको फूड सिक्योरिटी की डेफिनिशन में लाना है। तो धीरे-धीरे हमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये ऐसा बोल तो इसलिए रहे हैं कि लोगों को ये सब खाना खाना चाहिए, लेकिन वो खाना अवेलेबल कौन कराएगा? उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके की सुविधाएँ चाहिए होंगी, या सुविधाएँ वो खुद प्राप्त कराएँगे या वो कहीं और से आएँगी वो सुविधाएँ? वो सब चीज़ें आप धीरे-धीरे देखने लगते हैं कि वो थोड़ा स्पेस क्रिएट होने लग जाता है। और जो हम बात करते हैं, इस समय हम ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि सब फार्मर्स बाहर हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स जो 1990s में आए थे, तो वो तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह के दौरान ही आए थे। वो तो बीजेपी तब उस टाइम में इतना कुछ पावर में था ही नहीं। तो शुरुआत तो वहीं से उन्होंने शुरुआत करनी शुरू कर दी थी कि अब कुछ नया होने वाला है या कुछ अलग होने वाला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के टाइम पे। बैंक रिफॉर्म्स उन्होंने काफ़ी इंट्रोड्यूस करे। खेती में भी उन्होंने करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस अपने आप को एक बहुत ही प्रो पुअर टाइप के तरीके से अपने आप को हमेशा उन्होंने रखा है अपना इमेज, तो वो इतना अगेंस्ट शायद नहीं जा पाए हैं। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इट इट्स मोर एविडेंट कि आपको कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीजें ही ज्यादातर आपके लॉज में भी निकल के आ रही है जो उनको फेवर करे। तो जब मैं कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं नेसेसरली 3 चीज़ों की बात कर रही हूँ। एक तो ये कि धीरे-धीरे कंट्रोल और पावर, शक्ति जो जो किस तरीके का खाना उगेगा, कौन उगाएगा और कौन खाएगा, वो सारा डिसीज़न कंपनियाँ लेंगी। दूसरा ये कि जो अभी तक का जो एक राज्य की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वेलफेयर का काम करेंगे, वो धीरे-धीरे उन कामों से दूर हटते जा रहे हैं। और तीसरा ये कि जो समाज की जो असमानता है, चाहे वो फार्मर्स में इनइक्वालिटी है या जो जो मज़दूर है, जो आम आदमी है, वो इनइक्वालिटी असमानता बढ़ती जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आने वाले सालों में और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होंगी, मुझे ऐसा लगता है, और अभी तक के चीज़ों को देख के लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में वो जा रही है। तो ये है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, जी, तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स और ये ज़्यादा समझ, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। एक्टिविस्ट हूँ तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ। जी, आज़ादी के बाद एक ड्रीम था कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक नया देश बनाना है। तो अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू में बहुत गहरे मतभेद थे, लेकिन कुछ मामलों को लेकर दोनों एक एक थे कि भाई मॉडर्न इंडिया बनाना है हमें। जी, जी, तो उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट तमाम ये सब आया। जी, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी था,
वो क्या था उसमें एग्रीकल्चर, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है हेवी, वो जी, एग्रीकल्चर के कॉस्ट पे ही हुआ बिल्कुल, बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो है थोड़ा ही। वो जी। समझाइए। तो आई थिंक ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, लेकिन आप पूरे दुनिया के अगर आप डेवलपमेंट को समझना चाहें, हम बात तो हमेशा बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी आगे समाज बढ़ेगा। लेकिन जब आप एग्रेरियन पॉलिटिकल इकोनॉमी समझने लगते हैं तो आपको लगता है कि हमेशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ही बेसिस पर होता है। जब तक आपका आपका खेत जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करने लग जाएँगे, जब तक आपका सरप्लस एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, तब तक वो सरप्लस इंडस्ट्री में नहीं जाएगा और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगर आप ब्रिटेन की बात करें और बोले कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे कॉटन मिल्स बने, लेकिन कॉटन तो खेत खेतों में में ही होता है ना। तो हाँ, जब के खेत जो हैं वो इतना प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि एक्स्ट्रा कॉटन हुआ ताकि फिर वो इंडस्ट्री में आ सके, फिर वहां से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ और फिर बाकी की चीजें निकलनी शुरू हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या हो जाता है कि वो ये डेवलपमेंट पैटर्न थोड़ा स्क्यूड होने लग जाता है, क्योंकि अब ये है कि इन सब कंट्रीज को थोड़ा कैचअप प्ले करना है, कि उनको लगता है कि भाई हमको जल्दी जल्दी एडवांस करना है, बाकी हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, हम लोग का कॉलोनियल हिस्ट्री भी रह चुका है, हम लोग को बहुत बहुत हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो अब उन्हें ये नहीं समझ आता है कि अब हम एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस करें या एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने का मतलब क्या है, और हम इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करें, हम इंडस्ट्री खुद बनाएं या हम ये बाहर की कंपनियों को लाके उनको बोलें कि तुम हमारे लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दो। तो ये इस तरीके की ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें कि अ, अ, इस समय जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको हम बोलते हैं, वो काफी बुरी हालत में है, क्योंकि ना ही उनका खेती इतना बड़ा इतना विकसित हुआ है कि जिसमें कि वो सरप्लस इतना प्रोड्यूस करने लगे कि इंडस्ट्रीज में दें, और ना ही हम अपनी इंडस्ट्रीज बनाने में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको बोल रहे हैं तुम अपना टेक्नोलॉजी यहीं पर ही ले आओ, अपना कर लो, जब तुम्हारा काम हो जाए तुम चले जाओ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको रेंट देंगे, सब कुछ देंगे। तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट वो पैटर्न पे कर ही नहीं रहे हैं जिससे और कंट्रीज ने डेवलप किया है। तो वहीं पर ही हम मात खाने वाले हैं, क्योंकि हम सब चीजें औरों को दे जा रहे हैं, हम फिर से वही कर रहे हैं कि हम तुमको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो, राइट। और यही रॉ मटेरियल का स्टोरी तो हमारा कॉलोनाइजेशन स्टोरी था। तो ये नया कॉलोनाइजेशन, इसको हम नियो कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म कुछ भी बोलें, बट अभी मतलब जो टर्म जिसको समझ आता है वो करे, बट इवेंचुअली सेम पैटर्न ही कर रहे हैं जो हमने कॉलोनाइजेशन के टाइम पे हमारे साथ हुआ था। अब हम उसको फाइनेंस बस जी फाइनेंस जी बिल्कुल, फाइनेंस फाइनेंस का या अब आप उसको जैसे आई रिमेम्बर एक बार मैं एक एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही थी, तो मैंने कहा भाई हम लोग को हम लोग इतना ग्रेन्स हम नहीं उगा रहे हैं, अब हम लोग की फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हम लोग नए नए चीजें उगाने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हें टेंशन किस बात की है, तुम्हें गेहूं खाना है ना, मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए गेहूं ले आऊंगा, तुम बस उगाओ जो कि बिकेगा। तो वो एक कॉन्वर्सेशन थी जो मेरे लिए काफ़ी मतलब सोचने पे मुझे उसने मजबूर किया कि हम किस तरीके का विकास चाह रहे हैं और ये विकास किसके लिए ज़रूरी है, और उससे क्या होगा। तो ये सब सवाल निकल के आते हैं कॉन्वर्सेशंस में। तो चलिए, तो ये 91 में जो है पैकेज डील के साथ आया, सरकार कोई भी रहे लेकिन चलेगा यही फिलहाल। फिलहाल, फिलहाल फिलहाल, फिलहाल अच्छा, या ये ग्रीन रेवोल्यूशन से जो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तक का जो पूरा सफर है, जी। दोनों में क्या डिफरेंस है, उस समय क्या हुआ था, इसमें जो है थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी, जी। तो एक जो मेरा कारण पंजाब में काम करने का था, वो यही था कि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है और उसके रिजल्ट्स हमें दिखने लग गए हैं। हमको दिख रहा है कि पंजाब में बहुत असमानता हो गई है। कुछ किसान बहुत अमीर हैं, कुछ किसान इतने गरीब हैं कि वो सुसाइड बेल्ट में आ गए हैं। संगरूर भटिंडा वाले एरिया में तो लोग फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। हमको दिख रहा था कि पर्यावरण के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है, वाटर टेबल कम हो चुका है, तो रिजल्ट्स आपके सामने आने लग गए थे। अब उसी जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। तो इसमें क्या अंतर होगा?
तो सबसे बड़ा अंतर तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में ये था कि सरकार ने फिर भी अपने आप को उसमें केंद्रित करके रखा था। तो वो जो है वो सीड्स दे रहे थे, वो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि किसानों को मिल रहा था। बैंक्स जो थे वो अभी भी किसानों के लिए काम कर रहे थे। सरकार को पता था कहाँ पे क्या हो रहा है, और एक एक अकाउंटेबिलिटी फिर भी थी सरकार की, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में थी। अब क्या हो रहा है कि वो अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि तुमको सीट चाहिए, कंपनीज हैं जो तुम्हें सीट देगा। तुमको लोन चाहिए, तो अब प्राइवेट बैंक है जो तुमको लोन दे सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो लोग रईस थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में पैसा कमा लिया था, वो तो फिर भी अभी एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये सब चीजें अवेलेबल कराते हुए सरकार अपने एंड पर सस्ता बीज खत्म कर दिया है देना, या सब्सिडीज कम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने कम कर दिया है देना। तो वो जो 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 छोटा किसान जो सरकार पे डिपेंडेंट था, वो अब उनको लग रहा है कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि ना ही मेरे पास ऑप्शंस हैं मंडी में कुछ बेचने के लिए, ना ही सस्ते सीड्स है मेरे पास कुछ खरीदने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल अब बचा नहीं मेरे पास कुछ करने के लिए, और फिर मुझे अब निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे पास ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी थी स्टेट की, वो इस पूरे प्रोसेस में जो है वो खत्म होती जा रही है, जो कि अब नए दौर का एक मेन सिंबल बनता जा रहा है। बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बैंक, संस्थाएं और सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, जी और बिल्कुल। अब जो है बैंक, पूंजीपति, कॉरपोरेट संस्थाएं, सरकार सब उनके साथ है, किसान अकेले है। बेसिक बात मोटा मोटी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये तो किसानों की बात हो गई, जो बड़े बड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर मान लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गया, कॉर्पोरेट के पास चला गया पूरा एग्रीकल्चर का मसला, अभी तो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है पूरा करीब। अगर मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि लागू हो गया, तो इसका इम्पैक्ट जो मार्जिनल जो पेजेंट है, फार्मर है, या जो लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस जो खेतों में काम करते हैं, उसमें इस पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? और नंबर टू, कंज्यूमर्स पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये इट इज नॉट बिटवीन द टू पार्टीज, अल्टीमेटली प्रोड्यूस का जो पूरा मार्केट है वो तो एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कंज्यूमर से लेकर लैंडलेस, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला? तो पहला सवाल का जवाब देते हुए, जैसी चीजें चल रही हैं इस समय पे, आने वाले दौर में कम से कम किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा लैंड होगा, जिसको हम बोलते हैं पेजेंट डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि जो छोटे छोटे किसान हैं अब वो बोलेंगे अब नहीं हो सकता, लैंड बेचो, बाहर निकलो यहाँ से, या लोगों के बच्चे बोलेंगे कि मुझे अब खेती करनी, अब तो वैसे ही बोलने लग गए हैं कि खेती करना क्यों है, कुछ मिलना तो है नहीं, तो शहर जाओ शहर जाओ। अब वो शहर जाके क्या करेंगे वो एक अलग शोध का विषय हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ किसानों के पास में ज्यादा लैंड होएगा और बाकी सब जो है वो शहर की तरफ आने वाले हैं। तो उसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे आपके पास में डिसीजन हो जाएगा कि अब क्या उगाना है, कौन उगाएगा। वो धीरे धीरे मोनोपोलीज बनती जाएंगी। पहले 10 कंपनियों की होंगी, शायद उसके बाद 4 की होंगी, फिर धीरे धीरे 1 की होगी। देखेंगे इसमें कुछ आने वाले सालों में समय, मगर ऐसा ही ट्रेंड बनते जा रहा है। और ये बात तो मैं नहीं, ये तो पी साइनाथ जो है वो तो सालों से वो यही बात बोलते आ रहे हैं कि अगर लोगों को निकालना है, तुम्हें एग्रीकल्चर से निकालो, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बना लो कि उनको निकालने के लिए वो क्या करेंगे, उनके लिए कुछ कोर्सेज क्रिएट करो। नहीं रहना चाहिए सबको, अगर एग्रीकल्चर में ऑप्शंस नहीं है इतना छोटे किसानों के लिए, तो उनको रिस्पेक्टफुली निकालो ना। तुम उनको ऐसे बुरी तरह धक्के मार के निकाल रहे हो कि जैसे उनकी जिंदगी तो कीड़े मकोड़े की तरह है। तो वो एक ट्रेंड है जो कि निकलता आ रहा है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कि कृषि में उत्पादन कैसे होगा आने वाले सालों में। साइमल्टेनियसली कंज्यूमर्स के लिए भी सिमिलर स्टोरी है। जैसे मैंने बोला, कॉर्पोरेटाइजेशन में हम बोल रहे हैं कौन उगा रहा है, क्या उगा रहा है और कौन बेच रहा है,
वो सब अब धीरे-धीरे कंपनीज़ हो गई हैं। तो अब अगर हम एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की तरफ देखें, तो देखें कि हमें दिखते तो हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आप जब उनका फ्लो चार्ट बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 10 कंपनियाँ हैं, वो एक्चुअली सब्सिडरी जो है वो एक बड़ी कंपनी की ही है। तो आप खा तो सिर्फ एक बड़ी कंपनी का ही रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये छोटा कंपनी का खा रहा हूँ, लेकिन वो एक सब्सिडरी है जो कि बड़ी कंपनी की है। तो आने वाले सालों में भी वही होगा कि हम जो खा रहे होंगे वो उन्हीं 4-5 लोग, और एक हैं राज पटेल जो कि काम करते हैं इस पे। तो वो ऐसे कंज्यूमर पॉलिटिक्स और वो कंज्यूमर के पास हमें वो बोलते हैं देयर इज अ मिथ ऑफ ऑप्शंस। हमें लगता है कि बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस हैं ही नहीं, क्योंकि हम खा तो वो 3 कंपनियों का ही रहे हैं इस समय। तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास लिमिट होंगे, तो फिर अब वो क्या सोचते हैं कि हम उनको क्या खिलाना है, उसमें कितना केमिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक होगा, नहीं होगा, फिर आप उन्हीं के वो जो दे रहे हैं वो आप खरीद लेंगे। तो चॉइस जो है वो कम होती जाएगी, और फिर उनकी मोरालिटी पे डिपेंडेंट है, उनके प्रॉफिट, उनके ग्रीड पे डिपेंडेंट है कि आपको क्या खाने को मिल रहा है। तो अगर उसको हम भारतीय समाज के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, जी, तो एक तरह से अर्थव्यवस्था में वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है। है, है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसमें तो अभी भी यहाँ पे भी बहुत क्लियरली दिखने लग गया है कि अगर आपको ऑर्गेनिक खाना है तो मतलब आपका मंथली बिल जो है कम से कम 4 गुना होगा ही होगा। हुँ। और तो उसी में है कि भई अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं तो अच्छा, आपके पास पैसा ज़्यादा ही होगा तभी आप खा रहे हैं, हम तो इतना नहीं कमा रहे हैं। तो अब इसमें ये सच्चाई है इस समय। तो वो तो है, बिल्कुल है इस समय। या तो अब एक बात बताइए जी, किसान के हाथ से ज़मीन जाएगी, सारा कुछ निजीकरण हो रहा है, जी, सब जी, कुछ जी, धीरे-धीरे हो रहा है। जी, एजुकेशन का हाल हम देख ही रहे हैं, जी, सरकारी बाबू भी नीचे के स्टाफ क्लास 3 तक सब अब कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है। जी, तो जी। सरकार क्या करेगी? सरकार का काम क्या होगा? तो अम, सरकार तो वही करेगी जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, और जो इकोनॉमिक एलिट्स हैं, जो ये बड़ी कंपनी है, उनके इंटरेस्ट्स में जो है। तो उनका काम यही रहेगा कि वो अ, चीज़ें उस तरीके से अ, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहें जिसमें कि फ्री फ्लो रहे, जिसपे कि जो काम कंपनियां करना चाहती है वो बिना किसी रोक टोक के हो सके। तो जैसे एक रिपोर्ट एक वर्ल्ड बैंक की आई थी, आई थिंक 2019 में थी, या 2019 या 2020 में थी। वो रिपोर्ट का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में वो क्या लिखते हैं, वो पूरे दुनिया के देशों को उन्होंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, जिसमें वो बोलते हैं कि इस समय इंडिया का रैंक जो है वो 50 से 40 आ गया है। कि मतलब पहले के सालों में अगर आपको कुछ एक कंपनी खोलनी है इंडिया में, या कुछ आपको सब्सिडरी अपना इंडिया में करना है, तो बहुत ब्यूरोक्रेटिक हैसल थे, लोगों को तकलीफें होती थी खोलने में, तो हम नई बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अब पिछले 4-5 साल में जो है उन्होंने चीजें आसान कर दी हैं। तो अब मेरा रैंकिंग जो है वो 40 नंबर पे आ गया इंडिया का, ताकि लोगों को अब फायदा है इंडिया में जाके काम करने के लिए। तो इंडिया का काम और सरकार का काम इस समय, सरकार है या राज्य का काम इस समय यही है कि वो क्रिएट इस तरीके से कर रहे हैं एनवायरनमेंट जिसमें कि आसानी से लोग आ सकें और अपना जो भी उनको प्रॉफिट कमाना है, जो करना है वो कर सके। तो वो एक मीडिएटर बन के रह गए हैं, मीडिएटर टू प्रमोट कॉर्पोरेट कैपिटल, जिसमें ऑब्वियसली उनको भी फायदे होते हैं। मतलब ये अगर समझे इतिहास के छात्र होने के नाते, जी, कि अगर सरकारों से पूछा जाएगा कि भाई आपका काम क्या है? तो जी, वो बोलेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। बिल्कुल, इसका बिल्कुल मतलब ये है कि जब है। किसान, मज़दूर और आम लोग जब सड़क पे आंदोलन करेंगे, तो जी, शांति व्यवस्था को भंग करेगा, पूंजीपतियों की शांति व्यवस्था को। तो बिल्कुल, जितनी एजेंसीज़ हैं वो जनता की पिटाई के लिए काम करेंगी। बिल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए दीदी का आखिरी सवाल और जी, शुरू में आता हूँ। जी, आपने शुरुआती जब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे, आपने कहा था कि मैं दास कैपिटल पढ़ रही थी वॉल्यूम। हम लोग भी थोड़ा बहुत एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ये सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं जी, और जी, मार्क्स थोड़ा बहुत हम लोग भी समझे हैं।
जी, तो आपने कहा कि मुझे मार्क्स को समझने में और उसको क्रिटिक करने में, जी, और जो मार्क्सिस्ट यहाँ के जो लीडर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, जो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जी, उसको क्रिटिक करने में या 2 कदम आगे बढ़ने में मुझे वो जी, बात समझ में आई। वो जी, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ जी, आप डिपार्चर कर रही हैं मार्क्स के आइडिया से और जी, मार्क्सिस्ट जो लीडर एक्टिविस्ट हैं उनके आइडिया से? जी। तो तो ये मैंने अपने आप को बहुत क्वेश्चन करा ये समझने के लिए कि जो मैं फील्ड में देख रही हूँ, वो सच है कि जो मैं पढ़ रही हूँ, वो सच है या दोनों सच हैं? क्योंकि क्या मैं अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, क्या मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं इतने बड़े-बड़े लोगों को चैलेंज कर पाऊँ? बट उस पॉइंट पे मुझे सिर्फ ये लगा कि जो मेरा शोध का विषय है, उसमें मैं क्या समझ रही हूँ और ये सवाल मैंने जितनी बार भी कंपनियों से भी पूछे कि अगर आपको सरकार बोले तुम ले लो 100 एकड़ ज़मीन ले लो और अपनी खेती खुद करो, तो तुम करोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम है तुमको चिप्स देना। मेरा मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं लेबर वेलफेयर का काम करूँ, कि मैं देखूँ कि उन लोगों को ठीक कपड़े मिल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास वो काम करने का समय नहीं है। ये आप समझ लो कि मैं प्रोडक्शन का काम आउटसोर्स कर रहा हूँ एक फार्मर को, जो अपना ज़मीन रखे उसको जो करना है। मुझे सिर्फ़ बाद में जो है मुझे सिर्फ़ आलू से मतलब है, मुझे ज़मीन से मतलब नहीं है। तो जब उन्होंने और ये बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी और सेम रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट मुझे मिल रहा था कि किसी को ऐसा लैंड में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो डिबेट्स उस टाइम पे चल रही थी और अभी भी चलती हैं कि सब कुछ ज़मीन का मसला है। सारे एक्टिविस्ट ज़मीन को लेके बहुत और सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में ही लोग जो है वो कि कॉर्पोरेट कैपिटल ज़मीन लेना चाहता है। इट्स ऑल अबाउट लैंड और वो लैंड जो है हुँ, बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट है अम, आपको पावरफुल बनाने के लिए। तो मैंने कहा यार या तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है चीज़ें या फिर कुछ गड़बड़ी है जिसको हम थोड़ा और ट्वीक कर सकते हैं या कुछ उसपे और ऐड कर सकते हैं। या जब हम मार्क्स पढ़ रहे थे तो जो उनका एक चैप्टर था प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन जिसमें कि मैं बहुत इम्प्रेस थी वो चैप्टर पढ़ के कि मतलब यही तो हो रहा है। चाहे आप नंदीग्राम में देखें, नंदीग्राम में क्या हुआ था कि बड़ी कंपनी आई, उन्होंने किसानों को मारा, पीटा, हटा दिया, कितना वायलेंस सब कुछ हो गया और उन्होंने लैंड ले लिया। वहीं पर तो वो अपना नैनो प्लांट बनाना चाहते थे। तो मे बी वो वैसी वैसी चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आते थे तो ऐसा कुछ भी वायलेंस नहीं था। और फिर हुँ, एक मुझे इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट मिली जिसमें कि जब तब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो अम, का नाम मैं भूल रही हूँ। बट उन्होंने एक कंपनी चिदम्बरम, हाँ? चिदम्बरम चिदम्बरम। हाँ, चिदम्बरम थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने कंपनियों को बोला कि आप आइए, आप हमारे साथ विकास करिए, लेकिन बिना और इंग्लिश में लिखा था विदाउट डिस्टर्बिंग द लैंड एंड द टिलर रिलेशन। तो मैंने कहा ये तो वो समझ रहे हैं कि अब वो डिस्पोजेशन वाला स्टोरी वो नहीं रिपीट कर सही सकते। जो बात। नंदीग्राम में हुआ है वो अब यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो करना तो कुछ है लेकिन बिना ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे हुए। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल है एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर बहुत सारे एकेडमिक्स ये एक्यूमुलेशन विद डिस्पोजेशन की बात कर रहे थे कि कंपनियां आ रही हैं और वो फार्मर्स को डिस्पोजेस कर रही हैं। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये देखा तो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो डिस्पोजेशन का सवाल ही नहीं, मतलब फोर्सफुल डिस्पोजेशन किसान का जमीन से हो ही नहीं रहा है। इकोनॉमिक रीजंस में हम देखें तो जा सकते हैं कि भई आप खेती करना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग धीरे-धीरे वैसे ही छोड़ते जा रहे हैं। तो वो एक डीपेजेंटाइजेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है, मगर फोर्सफुल डिस्पोजेशन नहीं हो रहा है। फार्मर्स को निर्वासित नहीं कर रहे हैं उनकी ज़मीनों से। तो फिर उसको मैंने कहा कि ये इसका एक कोर बन सकता है मेरे काम का कि मैं थ्योरी को चैलेंज कर रही हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन ऑन द ग्राउंड एंड एड्स टू द थ्योरी एज वेल बिकॉज इवेंचुअली हम यही समझना चाहते हैं ना कि कॉर्पोरेट कैपिटल काम कैसे कर रहा है और अगर उनको सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव है तो वो अगर नहीं उनको किसान को हटाने की जरूरत है तो वो नहीं हटाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है दैट्स व्हाट दे वांट। सो तो एक कैपिटल एक्यूमुलेशन कोर हो जाता है फिर। एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत फिलहाल खत्म जी, करेंगे। 2 भाई जी, थे,
जी, एक थोड़ा सा सीधा था, एक बहुत तेज था। किताब जी, एक ही था दोनों के पास। जी, तो दोनों में झगड़ा होता था, किताब जी, किसका। जो जी, तेज था उसने सीधे साधे बच्चे भाई को किताब पकड़ा दी जी, और कहा कि किताब तुम्हारा हुआ, लेकिन हाँ। उसके अंदर का पन्ना हमारा है। तो जब जब या जब भी बिल्कुल, वो किताब खोलता था तो किताब जी, खोलने नहीं देता। जी, मतलब ये सीधा-साधा आम लोगों की समझ के लिए जी, कि भाई खेत तुम ही रखो, हाँ, 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 खेत बिजली तुम्हारा, पानी तुम्हारा, खेत तुम्हारा, जो बस, क्या उगाओगे वो हम तय करेंगे और प्राइस बिल्कुल, क्या देंगे वो भी हम तय करेंगे। जी, तुम कर्म किए जाओ, फल हम डिसाइड करेंगे, किसको बिल्कुल, कितना शेयर करना है। बेसिकली जी, यही बात है ना। जी, 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 बिल्कुल यही बात है। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और ये किताब 22,000 कुछ रुपए की है, मैंने देखा है अभी इसपे। जी, इंडियन एडिशन अभी हार्ड कवर है इसका, अभी पेपर बैक भी आएगा तो अलग होगी। इसका हाँ, इंडियन एडिशन कब आ रहा है? मुझे अभी पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो किताब है ये आई थिंक जो पब्लिशर का स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैं एक अर्ली करियर एकेडमिक हूँ, तो शायद हुँ, मेरे लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है उसको अ पुश करने के लिए कि पेपर एडिशन निकालो या कुछ निकालो। उनका इस समय स्ट्रैटेजी ये है कि हम सिर्फ लाइब्रेरीज़ को टारगेट कर रहे हैं। लाइब्रेरीज़ को हाँ, देंगे और अभी तो वो लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं कि वो कुछ सस्ता एडिशन निकालेंगे। मैंने बोला अगर मैं इंडिया में रीप्रिंट कराने को बोलूँ तो अभी सारे राइट्स तो पैलग्रेव ने लेकर रखे हुए हैं। हुँ, मैं अभी और 1-2 मेल्स उनको भेजूँगी बात करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडियन एडिशन के लिए। टेक योर या टाइम और मैं एक और सलाह के साथ इस बातचीत को आज विराम देंगे। जी, जी, कि अभी बार एकदम नई है एकेडमिक्स में और अभी करियर की शुरुआत है, तो पहले अपने जी, आप को स्टेबलाइज़ कीजिए करियर में जी, और जी, जब जी। समय मिले, जब समय आए तो इसका अंग्रेजी एडिशन तो आएगा ही आएगा, आज न आए कल आए। क्योंकि जी, ये भी जी, स्ट्रैटेजी है पब्लिशर का होता है कि पहले हार्ड कॉपी दुनिया भर की लाइब्रेरीज़ में दे दो और जब जी। उसमें से कोई प्रॉफिट निकल गया तब फिर हम लो प्राइस एडिशन छापेंगे। राइट, राइट, राइट। लेकिन उसके बाद मेरी एक सलाह ये है कि इस किताब का जो कन्क्लूज़न है, जो आम जी, जनता की भाषा में, उसको जी। भारत की कई भाषाओं में भी आना चाहिए और लोग पढ़ेंगे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मैं सोचती हूँ उसके बारे में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। शुक्रिया चलिए रितिका जी, आप बहुत-बहुत बधाई और थैंक यू। दोस्तों ये डॉक्टर रितिका श्रीमाली कनाडा से जुड़ी हैं, पढ़ा रही हैं। पूरा वीडियो सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत में कृषि कानून को लेकर कॉर्पोरेट क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, सबसे बड़ी बहस आप अम्बेडकरनामा पे तकरीबन 50 मिनट का ये वीडियो है, सुन चुके हैं। सुनिए, सुनाइए बहुत सारी बातें जो मैं नहीं जानता था, ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर और ये कॉर्पोरेट और क्या रिश्ते हो गए, मार्क्सवाद की परिधि में कैसे समझे। तमाम बातें आज मैंने सीखा है। रितिका जी से शुक्रिया। आप सब देखते रहिए अम्बेडकरनामा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया रितिका। थैंक थैंक यू। यू, फिर थैंक मुलाकात